पिछली क्लास में हमने पहली यूनिट वास्तविक संख्याओं को पढ़ना स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने सभी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा इस यूनिट के पहले टॉपिक की भी बात की थी। अब वहाँ पर इस पहले टॉपिक में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसलिए इस पहले टॉपिक को फिर से दोबारा पढ़ेंगे हम। तो पहले टॉपिक के अंतर्गत हमें दो बातें पढ़नी है। एक बात तो हमें पढ़नी है गुणा से संबंधित और दूसरी बात हमें पढ़नी है भाग से संबंधित। दो बातें पढ़नी है, एक बात गुणा से संबंधित है और दूसरी बात भाग से संबंधित है। अब जो बात भाग से संबंधित है वो बात हमें पता है, जब हम भाग देते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो सब हमें पता है। तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया a और दूसरा धनात्मक पूर्णांक ले लिया b, और ये दोनों धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a छोटा है b से। दो धनात्मक पूर्णांक लिए, एक धनात्मक पूर्णांक है a और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है b, और यहाँ पर a छोटा है किससे? b से। अब हम b में a का भाग दें, जो बड़ा पूर्णांक है उसमें छोटे पूर्णांक का जब हम भाग देते हैं तो हमें शेषफल देखने को मिलता है। यहाँ पर शेषफल को मैंने r के द्वारा लिख दिया है। तो ये जो शेषफल देखने को मिलता है, ये शेषफल इस a से क्या होता है? छोटा होता है। जिसका हम भाग देते हैं उससे क्या होता है? छोटा होता है। इस बात को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हमें पता है कि जो शेषफल होता है वो भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। इसी बात को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब भाग से संबंधित एक दूसरी बात और है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वो बात क्या है? तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे तो कहा जाता है भाज्य। जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। तो जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो हमें दो संख्याएं देखने को मिलती है। एक संख्या तो देखने को मिलती है शेषफल और दूसरी संख्या देखने को मिलती है भागफल। जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं, यहाँ पर संख्याओं की भी बात कौन सी संख्याओं की हो रही है? धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। तो भाग देते हैं तो हमें दो संख्याएं देखने को मिलेगी, एक तो भागफल और एक शेषफल। इन चारों संख्याओं में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? वो संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। इस बात को ही कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो भाग से संबंधित दो बातें। पहली बात कि दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, b में a का भाग दिया तो शेषफल मिलेगा, और वो शेषफल a से क्या है? छोटा, अर्थात भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। उस बात को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम है कलन विधि। अब ये जो बात यहाँ पर बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है कि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है। a छोटा है किससे? b से। तो b को a से विभाजित किया जाता है, मतलब b में a का भाग दिया जाता है, तो शेषफल r a से क्या होता है? छोटा होता है। जिसका भाग दिया जाता है उससे क्या होता है? छोटा होता है। इसी बात को क्या कहा जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका दूसरा नाम भी ध्यान में रखना है, कलन विधि। दूसरे नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लो आपने एक ही नाम याद किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और प्रश्न आ गया कि बताओ कलन विधि क्या है, तो आपको ये दोनों नाम पता होना चाहिए। तो ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरी बात क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में क्या है? एक संबंध है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर ही आधारित है। ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ही बनाया गया है। अब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है HCF ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। इसकी सहायता से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं।
इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हटा दिए गए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एक बार मान लो कई बार प्रश्न पूछ भी दिया जाता है, या यहाँ से इस यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने का जो तरीका है वो बहुत ही सरल तरीका है। तो कई बार हमें HCF ज्ञात करना होगा तो हम इसी का उपयोग कर लेंगे ऑप्शन वाले प्रश्नों में। अब हम चर्चा करेंगे जो दूसरी बात हमें पढ़नी है, तो जो दूसरी बात कौन सी है, गुणा से संबंधित हमें पढ़नी है। तो गुणा से संबंधित हमें क्या पढ़ना है, तो भाग से संबंधित जो पढ़ना था वो शायद समझ में आ गया होगा। अब हम इन धनात्मक पूर्णांकों में गुणा से संबंधित क्या पढ़ना है उसकी हम बात करते हैं। तो इन धनात्मक पूर्णांकों को लिख लेते हैं। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक 1 है इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं 1 गुणा 1। इसके अलावा गुणा के रूप में लिखने का इसको और कोई तरीका नहीं है। तो फिर आ जाते हैं अगले धनात्मक पूर्णांक 2 पर। 2 को लिख सकते हैं 1 गुणा 2। इन दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं 2 को। इसके अलावा इस 2 को अन्य संख्याओं के गुणा के रूप में नहीं लिख सकते। 3 को लिख सकते हैं 1 गुणा 3। 4 को लिख सकते हैं 1 गुणा 4। इसके अलावा 4 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2। ये दो ही तरीके हैं 4 को लिखने के, इसके अलावा इसको लिखने का और कोई तरीका नहीं है। 5 को लिख सकते हैं 1 गुणा 5। 6 को लिख सकते हैं 1 गुणा 6, और 6 को एक तरीका और लिखने का 2 गुणा 3। 7 को लिख सकते हैं 1 गुणा 7। 8 को लिख सकते हैं 1 गुणा 8। 8 को ही लिख सकते हैं 2 गुणा 4, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 को इतनी तरीके से गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 1 गुणा 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। 10 को लिख सकते हैं 1 गुणा 10, और 10 को लिखने का एक तरीका और है 2 गुणा 5। 11 को लिख सकते हैं 1 गुणा 11। इसके अलावा 11 को गुणा के रूप में लिखने का और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने धनात्मक पूर्णांक लिखे, उन सभी धनात्मक पूर्णांकों को हमने गुणा के रूप में लिख लिया। जितने प्रकार से गुणा के रूप में लिखा जा सकता था उतने प्रकार से हमने लिख दिया। अब इन धनात्मक पूर्णांकों में हम भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं की चर्चा करेंगे। मतलब 2 और 2 से आगे वाली संख्याओं की चर्चा करेंगे, एक की चर्चा नहीं करते हैं। तो इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो, कोई भी संख्या है, जैसे एक कोई संख्या है, इस एक को आपने लिख लिया C गुणा D के रूप में। एक कोई संख्या है और उस संख्या को आपने लिख लिया C गुणा D के रूप में। तो C गुणा D को गुणन खंडन कहा जाता है। गुणन खंडन किसका गुणन खंडन कहा जाएगा? एक का। C गुणा D को एक का गुणन खंडन कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 गुणा 2, 2 का गुणन खंडन है। 1 गुणा 3, 3 का गुणन खंडन है। 1 गुणा 4 और 2 गुणा 2, दोनों ही 4 के गुणन खंडन है। 1 गुणा 5, 5 का गुणन खंडन है। 1 गुणा 6 और 2 गुणा 3, 6 के गुणन खंडन है। 1 गुणा 7, ये 7 का एक गुणन खंडन है। 1 गुणा 9 और 3 गुणा 3, ये दोनों ही 9 के गुणन खंडन है। 1 गुणा 10 और 2 गुणा 5, ये दोनों 10 के गुणन खंडन है। इसी प्रकार ये 8 के गुणन खंडन है और ये 11 का गुणन खंडन है। अब देखो 2 के कितने गुणन खंडन है? 1 ही गुणन खंडन है। 3 के कितने गुणन खंडन है? 1। 4 के गुणन खंडन है 2। 5 के गुणन खंडन है 1। 6 के गुणन खंडनों की संख्या है 2। एक तो 1 गुणा 6 और दूसरा 2 गुणा 3। 7 के गुणन खंडनों की संख्या है 1। 8 के गुणन खंडनों की संख्या है 3। 9 के गुणन खंडनों की संख्या है 2। 10 के गुणन खंडनों की संख्या है 2 और 11 के गुणन खंडन कितने हैं? 1। यहाँ तक 11 तक की अब संख्याएं लिखी, इसके आगे वाली संख्याएं नहीं लिखी। समझने के लिए इतनी संख्याएं काफ़ी है।
अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि कौन सी संख्या के कितने गुणनखंडन हमें प्राप्त हुए। तो अब मैं बात करूं कि हमें जो भाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर, उन भाज्य संख्याओं के गुणनखंडनों की संख्या कितनी है। जो भाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनखंडनों की संख्या कितनी है, और अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनखंडनों की संख्याएं कितनी है। तो जो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, इनके गुणनखंडनों की संख्या कितनी आ रही। देखो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनके गुणनखंडनों की संख्या है 1। जो अभाज्य संख्या है इनके गुणनखंडन की संख्या कितनी है, 1। अब जो भाज्य संख्या है इनके गुणनखंडन देखते हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी है, 4, 6, 8, 9, 10। 4 के गुणनखंडनों की संख्या है 2, 6 के गुणनखंडनों की संख्या है 2, 8 के गुणनखंडनों की संख्या है 3, 9 के गुणनखंडनों की संख्या है 2, 10 के गुणनखंडनों की संख्या है 2। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो भाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनखंडनों की संख्या 1 से ज़्यादा है। अब 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और आगे अनंत तक चलती रहेगी। तो जो भाज्य संख्या हैं उनके गुणनखंडनों की संख्या है 1 से ज़्यादा। जो भाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनखंडनों की संख्या है 1 से ज़्यादा। जो भाज्य संख्या है उनके गुणनखंडनों की संख्या क्या है, 1 से ज़्यादा। अब जो गुणनखंडन है उस गुणनखंडन में जो भी संख्या काम में आ रही है, प्रत्येक संख्या यदि अभाज्य संख्या है, कोई भी गुणनखंडन है, जैसे एक कोई संख्या है और उसको हमने लिख लिया C गुणा D, तो C गुणा D एक का गुणनखंडन है। अब इस गुणनखंडन में प्रत्येक संख्या मतलब C और D ये दो संख्या है, तो ये प्रत्येक संख्या यदि अभाज्य संख्या हो, C और D दोनों संख्याएं कौन सी हो, अभाज्य संख्या है। गुणनखंडन में जितनी भी संख्याएं यदि वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हो, तब उस गुणनखंडन को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडन। सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो तब उस गुणनखंडन को क्या कहा जाएगा, अभाज्य गुणनखंडन। अब देखो अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं पहले। तो अभाज्य संख्या 2 है, इसके गुणनखंडों में संख्या आ रही है 1 और दूसरी संख्या है 2। अब ये तो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तब उस गुणनखंडन को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडन। इसका मतलब इसको अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे। इसी प्रकार इसको भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे, इसको भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे, इसको भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे, और इसको भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे। तो एक बात ये देखने को मिली यहाँ से कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंडन नहीं होता है। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंडन होता ही नहीं है। तो ये तीसरी बात यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन नहीं होता है। अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन नहीं होता है, तो अभाज्य संख्याओं का तो अभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं है। अब बच गई भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होता है या नहीं होता है, ये हम देखेंगे। यदि होता है तो फिर उसके अभाज्य गुणनखंडनों की संख्या कितनी होती है, ये भी हम देखेंगे।
तो अभाज्य संख्या है 4। इस 4 के गुणनखंडनों को देखो, ये गुणनखंडन तो ये है और ये गुणनखंडन ये है। इस गुणनखंडन में जो भी काम में आ रही संख्या है वो संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब इस गुणनखंडन को तो अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे, लेकिन इस गुणनखंडन में जो संख्याएं काम में आ रही है वो सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, तो इस गुणनखंडन को कहेंगे हमें अभाज्य गुणनखंडन। तो इस भाज्य संख्या 4 का हमें यहाँ पर एक अभाज्य गुणनखंडन मिल गया। अब हम अगली भाज्य संख्या की बात करते हैं। तो अगली भाज्य संख्या है 6। 6 का एक गुणनखंडन तो ये है और दूसरा गुणनखंडन ये है। तो इस गुणनखंडन में दो संख्याएं काम में आ रही है और दोनों की दोनों ही अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन नहीं है, लेकिन इस गुणनखंडन में दो संख्याएं काम में आ रही है और वो दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब इस गुणनखंडन को कहेंगे हम अभाज्य गुणनखंडन। तो 6 का हमें एक अभाज्य गुणनखंडन मिल गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी कितनी मिली? 1। ये एक ही है इसका अभाज्य गुणनखंडन। अगली अभाज्य संख्या है 8। इस 8 के 3 गुणनखंडन है, एक तो ये है, दूसरा ये और तीसरा गुणनखंडन ये। इन दो में तो देखो यहाँ पर दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब इस गुणनखंडन को हम अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे। इस गुणनखंडन में ये तो अभाज्य संख्या है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होगी तब ही उस गुणनखंडन को कहा जाएगा अभाज्य गुणनखंडन। अब ये जो लास्ट वाला गुणनखंडन है इसमें 3 संख्याएं काम आ रही और तीनों की तीनों ही अभाज्य संख्याएं, तो इस गुणनखंडन को कहेंगे हम अभाज्य गुणनखंडन। तो 8 का हमें एक अभाज्य गुणनखंडन मिल गया। कितने गुणनखंडन मिले? कितने अभाज्य गुणनखंडन मिले? एक ही अभाज्य गुणनखंडन मिला है। अगली भाज्य संख्या की बात करें 9 की, तो 9 के भी 2 गुणनखंडन है। ये तो अभाज्य गुणनखंडन नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंडन है क्योंकि दोनों की दोनों संख्याएं कौन सी है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 9 का भी हमें अभाज्य गुणनखंडन मिल गया। और 9 के कितने अभाज्य गुणनखंडन मिले? हमें एक ही अभाज्य गुणनखंडन मिला। अगली संख्या है 10। 10 के भी 2 गुणनखंडन है। ये गुणनखंडन तो अभाज्य गुणनखंडन नहीं है, ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं काम में आ रही है वो अभाज्य संख्याएं नहीं है और इस गुणनखंडन में जो संख्याएं आ रही है वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस गुणनखंडन को कहेंगे हम अभाज्य गुणनखंडन। तो 10 का अभाज्य गुणनखंडन मिल गया। और 10 के कितने अभाज्य गुणनखंडन मिले हमें? तो 10 का एक ही अभाज्य गुणनखंडन मिला। इसी प्रकार 11, ये तो इसकी तो बात कर ली हमने, ये तो अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं में हमने ये देखा कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन सभी भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन होता है। जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन भाज्य संख्याओं का क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडन होता है। और प्रत्येक भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन होता है उन अभाज्य गुणनखंडनों की संख्या होती है 1। तो इस बात को लिख लेते हैं। पहली बात तो है भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन होता है। दूसरी बात, प्रत्येक भाज्य सभी संख्याओं का उपस्थित होगा। सभी को तो लेकर देख नहीं सकते, इसलिए हमने कुछ भाज्य और कुछ अभाज्य संख्याएं लेकर देखी है। तो सभी भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होता है और एक अभाज्य संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंडन होता है। इस बात को भी लिखते हैं। एक भाज्य संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंडन
होता है। और एक ही इस शब्द के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, वो शब्द है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक ही। तो ये एक ही शब्द देखने को नहीं मिलेगा, हमें जो शब्द देखने को मिलेगा वो मिलेगा अद्वितीय। तो एक भाज्य संख्या का अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडन होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही। तो हमने 3-4 बातें पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? अभाज्य संख्या का गुणनखंडन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? एक। भाज्य संख्याओं के गुणनखंडनों की जो संख्या होती है वो एक से ज़्यादा होती है। उसके बाद जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंडन नहीं होता है। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है? वो गुणनखंडन जिसमें जितनी भी संख्याएं आ रही है वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हो, उस गुणनखंडन को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडन। तो अभाज्य संख्याओं का तो अभाज्य गुणनखंडन नहीं होता है। उसके बाद भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन होता है, और एक भाज्य संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंडन होता है। और एक ही के लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे यहाँ पर? अद्वितीय। तो अब हम ये लाइन इस प्रकार बन गई, फिर भाज्य संख्या का अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडन होता है। तो अभी हमने देखा कि जो भाज्य संख्याएं होती है उनका एक ही अभाज्य गुणनखंडन होता है। तो कुछ अभाज्य संख्याएं लिख ली 2, 6, 8, 10, और इनके सामने इसके अभाज्य गुणनखंडन भी लिख ली। तो इस साइड जो संख्याएं मैंने लिखी है 4, 6, 8, 10, इसके आगे भी भाज्य संख्याएं होंगी। तो ये जो संख्याएं वो हैं भाज्य संख्याएं। और बराबर के इस साइड जो भी संख्याएं काम में आ रही है, जैसे 2 की बात करें, 3 की बात करें, 5 की बात करें, ये जो इस साइड संख्याएं काम में आ रही है वो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। इस साइड वाली संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं, और इस साइड में जो संख्याएं काम में आ रही है वो हैं अभाज्य संख्याएं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं को गुणा करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं को गुणा करते हैं, तब हमें जो संख्या देखने को मिलती है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक संख्या ले ली 5 और दूसरी संख्या ले ली 4। 5 को 4 से गुणा किया तो गुणा करने पर एक संख्या मिली हमें 20। इस 20 को कहेंगे 5 और 4 का गुणनफल। तो 5 और 4 का गुणनफल कितना है? 20। तो गुणा करने पर हमें जो संख्या मिलती है उस संख्या को कहा जाता है गुणनफल। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों संख्या, और ये दोनों संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं। इन दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मिला, इन दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मिला यहाँ पर कितना है? 4। इसी प्रकार इन दोनों भाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 6। इन भाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8। इन भाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 10। तो ये जो यहाँ पर 4 है वो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होने के साथ साथ ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी है। 6 भाज्य संख्या भी है, भाज्य संख्या होने के साथ साथ ये अभाज्य संख्याओं का क्या है? गुणनफल भी है। इसी प्रकार 8 भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होने के साथ साथ ये इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी है। इसी प्रकार आगे आने वाली जो भी भाज्य संख्याएं हैं वो भी किसी न किसी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं वो सभी की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है। तो ये बात भी यहाँ पर लिख लेते हैं, सभी भाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है। सभी की सभी जो भाज्य संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याओं का क्या होती है? गुणनफल होती है। अब एक बात तो ये और एक बात ये, इन दोनों बातों, एक बात तो ये कि सभी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती हैं, और एक भाज्य संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है।
इन दोनों बातों को एक जगह करके एक प्रमेय बना दी और उस प्रमेय को कहा जाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, उसके कथन को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये लिखा हो, देखो सभी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का क्या होती है, गुणनफल होती है, या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, एक ही बात हो तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह अभाज्य गुणनखंड है। ये अभाज्य जो गुणनखंड है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही होता है। ये बात भी हमने पहले पढ़ ली कि भाज्य संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है वो अद्वितीय होता है। इन दोनों बातों को मिक्स करके जो प्रमेय बनाएगी उस प्रमेय का नाम क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का ये कथन आपको याद होना चाहिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है गुणा से। इसके जो उपयोग हैं उनमें पहला उपयोग है P बटा क्यू। P बटा क्यू मतलब प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होगा। प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। तो हमें कोई परिमेय संख्या दी गई होगी और ये पूछेगा कि बताओ इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। एक तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात √2, √3, √5 आदि को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमें दो उपयोग तो यहाँ पर देखने को मिले और एक उपयोग था जो यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित था। उसका उपयोग क्या था, HCF ज्ञात करने का। तीनों के तीनों उपयोगों से संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम अगली क्लास में हल करेंगे।